Hello and welcome to Napsikar channel. Today's topic is attention deficient activity disorder, and here Professor Kusum and Mr. Vinay Kumar is here from NCERT. So, ma'am, what do you understand by this attention deficit activity disorder? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर की जो बात है आजकल बहुत इस बारे में चर्चा चलती है। आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे कई बार क्लास में ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर करते हैं। थोड़ा बहुत उनकी हरकत हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ, कभी उनके हाथ पैर चलते रहते हैं, कभी कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं बच्चों को। तो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। इसमें हम इनको ऐसे जो बच्चे हैं उनको हम कहते हैं ADHD बच्चे हैं। मतलब ये नहीं है कि वो लेबल ही हम कर देंगे, पर ऐसा संभव है कि इनको ये समस्या हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि इनको है ही। Is it generally seen in the children or with everybody? Not generally and not everybody. It is seen with quite a number of children. कि ये बच्चे कई बार ध्यान से बैठ नहीं पाते हैं क्लास में, और जो भी टीचर बोल रहे हैं उनको उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और पेरेंट्स को भी ये हमेशा शिकायत रहती है कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं हम जो बात करते हैं। तो ये एक ध्यान देने का और हर वक्त कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहे, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो जिसके वजह से कभी इरिटेशन पेरेंट्स को भी होती है कि हम बात बोल रहे हैं और ये ध्यान नहीं दे रहा है। टीचर्स को भी लगता है हमने जो कुछ कहा इसने ध्यान नहीं दिया, तो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। तो ऐसे अटेंशन डेफिसिट्स होते हैं। इसको हम ADHD आज बोलते हैं। यहाँ देखते हैं हम स्क्रीन पे, देखिए, इंडिविजुअल्स विद ADHD माइट बी हाइपर एक्टिव, inattentive, distractible and impulsive. And it is important to understand that anxiety, depression, obsessive compulsive disorder or learning disabilities might result in behaviors that look the same. So how is this diagnosis established? अब हम ये देखते हैं कि जो ADHD के जो बच्चे हैं ये हाइपर एक्टिव होते हैं, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, इनअटेंटिव होते हैं और इम्पल्सिव होते हैं। ये चीज़ें काफ़ी और समस्याओं के साथ भी होती हैं, जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है और लर्निंग डिसेबिलिटी है। पर हम इसका डायग्नोसिस पर हम कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इसमें ADHD जो है विद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें हम हिस्ट्री सबसे पहले लेते हैं कि बच्चे को ये कब से समस्या हुई। द हिस्ट्री ऑब्टेन्ड में सजेस्ट, यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर, with anxiety, depression, obsessive compulsive disorder or learning disabilities, the history obtained may suggest that the behaviors began at a certain time, maybe first grade, and occur in specific situations seen in school but not at home. अब आप ये देखिएगा कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी हमने चर्चा पिछली बार करी थी, या एंग्जाइटी है, या डिप्रेशन है, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को ये समस्या कब शुरू हुई। अगर बच्चे को ये समस्या बचपन से है और हर कोई उसकी कंप्लेंट करता है, तो संभवतः ये ADHD हो सकता है। बाकी जो समस्याएं हैं ये देखिए, आप देखें ना, लेटर स्टेज पे नज़र आती हैं। बहुत जब बच्चा स्कूल में आता है, पढ़ने लगता है, या उससे पहले, कुछ समय पहले, थोड़ा पेरेंट्स भी अगर बहुत ध्यान से देखें, और या टीचर्स प्री स्कूल में अगर देखें, तो थोड़ा बहुत बाकी चीज़ें एट रिस्क हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पर जो ADHD है ये बहुत बचपन से ही नज़र आना शुरू हो जाता है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ADHD कितने टाइप के होते हैं। Ma'am, what will be the age group when we came to know about this? About this disorder? ये बिल्कुल बचपन से होता है, बर्थ से ही होता है। From the birth? हाँ, तो इसमें so parents could not recognize it from the birth, no? So what are the general? हाँ, बच्चे ये यहाँ पे स्क्रीन पे देखिएगा, जैसे कि इसमें लिखा है कि ADHD is something the child or adolescent is born with. बिल्कुल बचपन से ही है। Thus the history is both chronic and pervasive. Chronic in that
The brain has been wired differently since birth. Parents describe these behaviors since early childhood into preschool and school. Pervasive in that, the brain is always with the child. Parents complain of the behaviors, preschool teachers complain, grade school teachers complain, and teachers describe the behaviors. Parents describe the behaviors. Sports coaches, piano teachers, extra class teachers, and scout leaders, they also describe the behaviors. So you would notice that the major difference is that this is right from the childhood. It is chronic because it is right from the earlyhood. The child has a history of having it for over a long period of time. The child has had it when the child was born, so even if he is 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, it's always there. It's chronic. Because the brain is wired, and it's pervasive because when the child grows up at a very early age at home, the parents start complaining the child is not attentive, is hyperactive, is impulsive, starts crying too easily, and does not respond to us. When we talk to the child doesn't look at us. So these are the minor things which the parents start noticing at that age. And then this continues over a long period of time, and in every different situation. It's the parents who complain about it at home, and then when the child goes to the preschool, the complaint is still there, and then when the child goes to the school, the teachers, all teachers, it's not only just one class teacher, it's every teacher, whenever the child goes for admission, even the principal might come to notice it, and then they also behave in a similar way. The bus coaches may also complain about it, the rickshaw person may talk about it. So in all situations it is all pervasive. So it's the basic thing is it's chronic and pervasive. Here I'd like to say our viewers, they can also ask questions in our toll-free number, which is 1-800-112-008, and the fax number is 265-11609. And for further query and information, please call us on 265-11613. Thank you. So, ma'am, this is commonly seen, and parents can identify it from the very beginning. Yeah. And so, what are the types of? How common it is seen in the children? It is. Like if 10% children have learning disability, by and large, it is not a very fixed ratio. 50% of them could have ADHD. So maybe 3 to 5% could have 3 to 5%. So what are the probable causes for it? There are many causes there for the persons with attention deficit hyperactivity disorder. There are some people says that what research says, there are some genetic causes, and genetic in the sense is not single gene or some genetic disorder is there. There are certain genes who are responsible for discharge of neurotransmitter, which gives messages to our brain and connecting to the brain. So that is called as dopamine. One of the neurotransmitter is there. So there is some genetic endowment is there for causing this ADHD. Another causes are there are causes there is some environmental causes, like if there is lead is there in the paint, or if the child is consuming that paint or other thing, or so that may cause also ADHD. There are certain organic causes, like neurodevelopmental immaturity may be there, brain abnormality may be there, there may be inborn temporal predisposition, brain damage may be there in the child, underlying deficit in self-regulation, meningitis, physiological basis, etc. Next. Okay, so these are the problem, and nowadays we are seeing that in our food habits there are some additive, like some flavors
जैसा कि स्क्रीन में लिखा है. हाँ, जैसा स्क्रीन में लिखा है, देयर आर सम इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम मे बी देयर इन द चाइल्ड, लाइक मैचुरेशनल डिले इज देयर, एजुकेशनल डेफिसिट इज देयर, ऑडिटरी फिगर ग्राउंड डेफिसिट may be there in the child. There are certain psychological causes also, like anxiety, low self-esteem, image, frustration, psychosocial relationship. There may be problem in the child in psychosocial relationship. Conduct disorders are also seen in the children. Low self-image, personal space needs the child may not be getting. We are seeing certain problem like prenatal problem, perinatal problem. These are like before birth something happened during the pregnancy, so that may cause ADHD. During the birth of the child, if any complications are there, that may also cause. There are certain children in which we got RH incompatibility, in which the mother's and father blood the group does not match, like mother has negative blood group and father has positive blood group. In that situation also we see in some children ADHD. There are certain children in which we get low birth weight and they are with ADHD. There are certain environmental causes. Here there are the list of causes, but in certain points we can exclude those things, we can rule out these things, like learned behavior. Sometimes the child learn from other children, and that is the learned behavior that can be ruled out from the environmental causes. Sometimes the child does not cooperate with the teacher, and classroom teacher teaching in the classroom, that may not be suitable for the child. The child may not be comfortable with that, so that may again cause the problem. Even sometimes we see that the child is wearing the ill-fitting undergarment, and that may cause the problem. So that is again that also happens for the ADHD, but that again can be ruled out. Physical environment, hot physical environment, reaction to sedatives. So these are the things. There are some toxic agent like lead, then mercury. These things also cause learning disability. Diet additives are there, like I already told you about food flavors, colors. These things are being added in our foods, so that may again cause ADHD. The child may have some problem with something, some allergy may be there in the child. Radiation may have also effect. Then there are task difficulty, situational factor, and vitamin deficiency may cause ADHD. So basically there are two reasons. One is environmental reason, and another one is psychological reason behind it. I think so. There is organic reason also. There are some it has seen in the children in their brain mapping, the frontal lobe of the brain has deficits in the child, and even it is also seen that right side of the brain has thinner aspects. If we will divide the brain into two parts, the hemisphere, the temporal region and the right hemisphere has thinner layer is seen in the children. So that is also there. So ma'am, how can a teacher assess a child with ADHD in a classroom? आप दोबारा से बताएंगे क्या आप? How can a teacher in the classroom can assess this kind of child? ऐसा है, इसमें असेसमेंट के लिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, पर उससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि किस तरह के ये टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ADHD चिल्ड्रन आर देयर. जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पर, देयर आर basically 3 types of ADHD. Those who have all 3 behaviors are called ADHD combined type. Those with only inattention or distractibility are called ADHD inattentive type. And those who are hyperactive and impulsive are called ADHD hyperactive impulsive type. So these are the basic types, and if you if you want to diagnose a child, you have to understand these basic types of ADHD. Next आप ये देखिएगा स्क्रीन पर, डायग्नोसिस जो है उसमें ADHD is diagnosed by confirming a chronic and a pervasive history of hyperactivity and distractibility and impulsivity. इसमें I have talked about it. Then get as full a clinical and developmental history
Have the described behaviors been present since a young age? Are they present in most settings? These are the two basic things in which we on the basis of which we diagnose, and these are the diagnostic guidelines. The diagnostic manual and professional guidelines require the presence of one or more of these three behaviors जो अभी हमने जिक्र किया, hyperactivity, distractibility and impulsivity. Then there must be evidence suggesting that they existed before age 6, that they impact on two or more areas of the individual's life, either home, school or peers. That is one must establish that the presenting behaviors have a chronic and a pervasive history. Thus the first step is to confirm the presence of one or more of these three behaviors. अगर आप इसको डायग्नोज करना चाहें तो इसमें आप ये देखिए कि बच्चे में तीनों जो हमने बात करी कि हाइपर एक्टिविटी है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है या इम्पल्सिविटी है, ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं हैं, या इनमें से एक है या दो हैं, और वो किस उम्र में शुरू हुई बच्चे को, क्या वो हर सेटिंग में है, और बच्चे की क्रॉनिक हिस्ट्री क्या है कि कब से शुरू हुई, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए डायग्नोस हो सकता है. और इसके अलावा जो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें तीनों में से कौन सा बिहेवियर एक है या तीन है, उसी हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी टाइप है. आगे ये देखिए कि इसमें स्क्रीन पे देखिएगा, hyperactivity does not mean that the child is always running wild. इतना नहीं है कि बच्चा हर वक्त दौड़ता ही रहे. More commonly, the younger child shows squirmy, fidgety behavior. The child is up and down and wiggling in the chair. Older children and adolescents might be better able to sit, although their knees might be going up and down. However, they drum on the desk with their fingers, fidget with items, play with things. तो हाइपर एक्टिविटी अगर आपको असेस करनी है तो आप क्या देखेंगे कि बच्चा फिजिटी है. बच्चे की अगर मतलब जैसे अगर आप देखें तो हाथ उसके इस तरह से ऐसे ऐसे हर वक्त चलते रहते हैं, या इस तरह से फिजिटी है, या इस तरह से ड्रम बजाता रहेगा. उसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ या कुर्सी में इस तरह से हर वक्त करता रहेगा, या अगर जब बैठा है, कुछ बड़े लोग भी इस तरह से करते हैं कि कुर्सी में बैठे हैं तो उनके घुटने चलते रहते हैं और हर वक्त एक मूवमेंट सी रहती है. तो बड़ी उम्र में थोड़ा सा बच्चे क्योंकि ज़्यादा समझदार हो जाते हैं तो वो उनके बैठने में इतना नज़र नहीं आए, पर तब भी उनके मूवमेंट्स औरों के कंपैरिजन में काफ़ी उसमें हलचल रहती है. तो वो नॉर्मली आपने देखा होगा इस तरह से कोई भी चीज़ है, पेन पे अगर इस तरह से करते रहते हैं या पेंसिल पे करते रहते हैं तो ये एक हाइपर एक्टिव का एक इंडिकेशन है. और हमने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी. उसको हम स्क्रीन पे देखते हैं. डिस्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है? डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मीन्स डिफ़िकल्टी ब्लॉकिंग आउट अनइम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई so that they do not compete for your attention. In general, there are three types of distractibility. Some individuals have difficulty blocking out unimportant auditory stimuli. Sounds that most might ignore come through the normal brain filters and compete for attention. Some have difficulty blocking out unimportant visual stimuli. What they see might compete for their attention. Older children and adolescents might have difficulty blocking out unimportant thoughts. They complain of having several thoughts at a time or of jumping to another thought and then thinking about it, daydreaming or saying something that is now off topic. तो आपने देखा कि distractibility तीन तरह की है. एक तो ऑडिटरी है, एक विजुअल है, एक थॉट्स की है. ऑडिटरी में ये है कि जो बाहर, जैसा कि हमने एक बार एलडी में भी लर्निंग डिसेबिलिटी में भी बात करी थी कि बहुत सारी आवाज़ें आती हैं क्लास में बैठ के. बाहर की आवाज़ आती है, चिड़िया चहक रही है, बाहर बच्चे दौड़ रहे हैं, प्लेग्राउंड में कुछ खेल रहे हैं, प्रिंसिपल ने आवाज़ दी किसी को या चौकीदार ने किसी को आवाज़ दी, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को आवाज़ दी, या क्लास के बाहर दूसरी क्लास लाइन में जा रही है.
और प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं और बच्चा अगर खिड़की के बाहर बैठा है तो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, पंखे की आवाज़ है या कोई मशीन है या जनरेटर है, कुछ ना, या एसी चल रहा है, किसी न किसी तरह की क्लास में आवाज़ आती रहती है, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो हर तरह की आवाज़ें हैं। उस आवाज़ में से बच्चा वो फिल्टर नहीं कर पाता कि कौन सी मतलब उसको किस चीज़ पे फोकस करना है। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ब्लॉकआउट करनी पड़ती है हमें इम्पॉर्टेंट ऑडिटरी स्टिमुलाई देखने के लिए, जो कि बच्चा नहीं कर पाता। इसी तरह से जैसा कि ऑडिटरी स्टिमुलाई है, विजुअल स्टिमुलाई में भी अब आप देख रहे होंगे कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर भी आप जो देख रहे होंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप ये देखें कि विजुअल स्टिमुलाई भी बहुत सारे फिल्टर हो रहे हैं, आपके ब्रेन तक जा रही है मैसेज, तो आप उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि किस पर आपको फोकस करना है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू सेलेक्ट दैट, अगर वो अटेंशन नहीं फोकस कर पाता और उसको सेलेक्ट नहीं कर पाता कि कौन से विजुअल स्टिमुलस पर वो देखे, तो बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होगी, वो डिस्ट्रैक्ट होगा, ऑडिटरी स्टिमुलाई से भी डिस्ट्रैक्ट होगा और विजुअल से भी। अगर टीचर बोल रही है, उसका ध्यान अगर बच्चे का कहीं और जाता है, तो क्योंकि आवाज़ उसको दूसरी तरफ से आ रही है, तो उसका ध्यान कहीं और भी जा सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। इसी तरह से अगर बच्चा टीचर को देख रहा है या टीचर बात कर रही है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, तो टीचर को गुस्सा आ सकता है कि मैं इससे बात कर रही हूँ और ये इधर उधर देख रहा है, क्योंकि बच्चा फिल्टर नहीं कर पा रहा। बहुत सारे स्टिमुलाई हैं, बहुत सारे आसपास की चीज़ें हैं जो कि हमें प्रेरित करती हैं देखने के लिए, पर हम फोकस ध्यान केंद्रित करते हैं एक चीज़ के ऊपर। पर जब टीचर बात कर रही है, हम उस पर ध्यान करेंगे, जो भी बात कर रहा है आप उसकी तरफ देखेंगे। अगर आपका ध्यान कहीं और हट जाता है, तो वो मतलब इसका मतलब फ़िल्टर नहीं कर पा रहे हैं और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे जो ADHD हैं, या तो वो ऑडिटरी स्टिमुलाई या विजुअल स्टिमुलाई को फोकस नहीं कर पाते। इसके अलावा जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। अब थॉट्स हैं कि कभी ध्यान आ गया कि पिक्चर है, वहाँ पे मम्मी घर में कुछ कहेंगी, मम्मी गुस्सा करेंगी, टीचर ने कहा है, अरे टीचर ने कहा है कि इतने सारे सवाल करके आने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो बच्चा जब बात करता है, तो आप कई बार कन्वर्सेशन के भी टाइम आप देखिएगा, कई बार ध्यान बच्चे का इधर उधर जा रहा होता है कि आपको लगता है कि द चाइल्ड इज़ नॉट विद यू। तो इस तरह से वो बच्चे कई बार थॉट भी सेलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन से अनइम्पॉर्टेंट है, ब्लॉकआउट करने हैं हमें। हम लोगों के संग, सभी के संग होता है कि हम बहुत सारे ध्यान इधर उधर हमारे दिमाग में आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारी विचार आते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें। पर कई बार अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हम नहीं अगर सेलेक्ट कर पाएँ, तो हमारे को डिस्ट्रैक्शन होती है, मतलब हमारा ध्यान या तो डे ड्रीमिंग में चला जाए या टॉपिक से हट के हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है। तीसरा जो कैरेक्टर है, ma'am, before this we'll just take a short break, and after this we'll come to know about distractibility and other reasons behind it. Yeah. So let's take a break, and after this we'll get to know other reasons behind it. Please. Thank you. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday.
ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना, Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो, open करके, open. नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत प्रोफेशनल के प्रशिक्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं जो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है जो इसी संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? Very good. चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। Very good. बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की कार्यविधियां उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें। एक तारा टिमटिमाता, उसने आकाश को छू लिया, एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj.
धीरे धीरे चल रही He plays many instruments. सुनो जो कहानी He loves Mohammad Rafi and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है ये कहानी हमें He also uses crutches for mobility. धीरे धीरे चंदा है तू मेरा सूरज है तू This is Raj Bala. मेरी आँखों का तारा है तू जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर With her husband and daughter. She loves cooking and watching TV. सूरज है तू आ मेरी आँखों का तारा है तू She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. Welcome back after the break. We just got to know the types of ADHD. Now we got to know the distractibility and hyperactivity. Now madam will tell about the impulsivity. Yeah. Yes ma'am. Yeah, I talked about these two as you mentioned. Impulsivity में आप स्क्रीन पर देखिएगा. It refers to difficulty thinking before talking or acting. मतलब there is a difficulty in thinking before talking or acting. The impulsive child or adolescent has difficulty stopping to think before speaking and possibly before acting. They interrupt, call out, say things before they think, or they might dart out into the street, walk off in a shopping mall, or climb too high up in tall trees. आप ये देखिए जो इम्पल्सिव बच्चा है नॉर्मली क्या होता है हम लोग कहते हैं ना कि बात करने से पहले या कुछ करने से पहले सोचो तो उनको ये डिफ़िकल्टी होती है कि वो बात करने से पहले या करने से पहले सोचने में उनको दिक्कत आती है. वो बहुत जल्दी एकदम कूद कर एक्शन कर लेते हैं. जैसे सड़क पार करनी है फटाक से सड़क पार कर ली, ये नहीं देखा कि दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, किधर से ट्रैफिक देखना है. तो इस तरह की चीज़ों में इन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है. या फिर मॉल में घुस गए या एकदम उठ के, अब जैसे कि एक बार बच्चे ने एक पिकनिक पे जा रहे थे एक फैमिली, तो उसमें दो बच्चे थे. उनके दो बच्चों में से एक आपस में बात कर रहे थे ये पानी कितना गहरा है. तो जो बड़ी लड़की थी उसने, जो 1 ही साल का फ़र्क था, बड़ी लड़की थी उसने उंगली डाल के देखा कि पानी कितना गहरा है, तो उसको लगा बहुत गहरा है मुझे कूदना नहीं चाहिए. तो उसके बाद जो दूसरी लड़की थी उसने कहा, उसने बिफोर द अदर वन कुड रिस्पॉन्ड, उसने देखा वो पहले ही कूद चुकी है उसमें और वो गले तक उसका यहाँ पे पानी आ चुका था, तो उसमें कूद चुकी. मतलब उसने सोचा नहीं अगर पानी गहरा होगा तो मैं क्या नुकसान हो सकता है. When simultaneously they are thinking and doing the thing. हाँ together. तो एकदम ही इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं बच्चे. कोई भी मॉल है, कोई भी चीज़ उठा ली, कोई ये नहीं सोचते कि भी दूसरे को कैसा लगेगा, या किसी की चीज़ उठा ली, ये नहीं सोचा कि दूसरा ये ना सोचे कि कहीं चोरी कर रहे हैं. तो इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं. कोई चीज़ अच्छी लगी उठा ली, इंटेंशन चोरी की नहीं है पर एक थर्ड पर्सन के दिमाग में क्या आ सकता है वो नहीं सोचेंगे वो. तो उनकी जो सोच है, या कोई बहुत ऊंची चीज़ पे चढ़ गए या वहाँ से कूद गए, ये नहीं सोचा कि अगर ऊंची चीज़ से अगर गिरेंगे तो चोट लगेगी. इम्पल्सिवली. और ऐसे ही एक बच्चा था चलते चलते जैसे सड़क पे लेट गया. अब उसने ये नहीं सोचा बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, एकदम इम्पल्सिवली एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं. तो इसके बाद व्हाट आर द असेसमेंट टूल्स सर? मैं इसको ही कंटिन्यू करते हुए बोलना चाहूँगा. इम्पल्सिविटी में एक और चीज़, क्लासरूम में हम लोग क्या देखते हैं, टीचर ने क्वेश्चन किया नहीं और उसके पहले ही बच्चे जवाब दे देते हैं. उसने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं किया, बच्चे जवाब दे देते हैं. इसी तरह खेल में भी वो अपने टर्न टेकिंग जो बिहेवियर होता है कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा, मेरी बारी आएगी, उसका इंतज़ार नहीं करते हैं. सब कुछ उसको पहले चाहिए. और इसके चलते बहुत अच्छा कहा कि क्लासरूम में इस तरह से ये चीज़ें हम लोग माने टीचर्स वगैरह देखते हैं. और बताइए. तो ये सारी चीज़ें इम्पल्सिविटी में हम लोग देखते हैं. तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बच्चों का असेसमेंट कैसे करें. तो असेसमेंट करने के लिए हम लोगों को
क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों इस ऐसे बच्चे अगर जो क्लास में आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि जो दूसरे बच्चों से ज़्यादा इनअटेंटिव हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पढ़ाई लिखाई के समय में, या इम्पल्सिव नेचर है, जैसा कि मैडम ने पूरे टाइप्स को बताया था, तो इन बच्चों को पहले हम स्क्रीन आउट कर लें, देख लें कौन ऐसे बच्चों में किस किस तरह की प्रॉब्लम है, वो चीज़ों को हम लोग देख लें। तो इसके लिए हमें ज़रूरी हो जाता है कि इन बच्चों का डिटेल हम लोग केस हिस्ट्री लें। तो थोड़ा सा हम लोग को असेसमेंट को भी समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। जैसा कि हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, असेसमेंट इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल टू अनेबल टू मेक डिसीजन अबाउट हिम। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो जाता है कि हम बच्चे के बारे में उनके पेरेंट्स को बैठा करके, उनके दूसरे क्लास के टीचर और सब्जेक्ट टीचर को बैठा करके उसके बच्चे के बारे में पूरा टोटल जानकारी हम लोग करें और उसको ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करके देखें कि वाकई ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। फिर हम दूसरे स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें आप ये जैसा कि इसमें ये भी लिखा है, असेसमेंट एक कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस है। हाँ, एजुकेशनल असेसमेंट हम लोग ये जनरली मैंने यहाँ स्लाइड में इसलिए डाला है कि हम जब टीचर्स बात करते हैं इन बच्चों की क्लासरूम में, तो उनके लिए फिर ज़रूरी हो जाता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन बच्चे को दे रहे हैं वो कैसे इन बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे, जो हम लोग बाद के स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे और बाद के डिस्कशन सेशन में बताएंगे कि हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को this educational assessment refers to the process of gathering and analyzing information in order to make instructional, administrative and or guidance decision about और फॉर इंडिविजुअल्स। सो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी एजुकेशनल असेसमेंट करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन कैसे दें। दूसरी बात हम लोगों ने देखा कि बच्चे का प्लेसमेंट कहाँ पर करें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने की बात थी। तो जैसा कि इवन यूएस का लॉ जो है आइडिया जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, ये 2004 का लॉ है और उसमें इन्होंने इन बच्चों को अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में डाला है और इस अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में इन बच्चों को स्पेशल प्रोविज़न की व्यवस्था है कि अगर ऐसे बच्चे पहचान हो जाते हैं, डायग्नोस हो जाते हैं, तो उनके लिए रिसोर्स रूम में इन बच्चों के लिए स्पेशल टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे करेंगे, इन बच्चों के लिए आईईपी डेवलप करने का प्रावधान है जिसमें इन बच्चों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम देते हैं और बच्चे के स्पेसिफिक नीड्स को बच्चे के लिए क्या स्पेसिफिक मटेरियल होगा, उनके टीचिंग लर्निंग मटेरियल को कैसे मॉडिफाई करेंगे, बच्चों का असेसमेंट और इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये सारी बातें आइडिया में कही गई हैं। आईपी इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, इसको व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम बोलते हैं। हाँ, असेसमेंट करने के बाद करते हैं। सो अभी हम लोग कुछ मेथड ऑफ असेसमेंट देखेंगे स्लाइड्स में। जैसे इसमें हमने लिखा है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, चेकलिस्ट एंड रेटिंग स्केल। सो इसमें हम लोग जो ऑब्जर्वेशन था, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम इन बच्चों का सबसे पहले बच्चों को ऑब्जर्व करें और हमने जैसा मैडम ने शुरू में बताया था कि अगर ये बच्चे कि ऐसा बिहेवियर अटेंशन नहीं पे करते हैं क्लासरूम में, तो हम उनको अटेंशन डेफिसिट नहीं कहेंगे। हर एक सेटिंग में देखते हैं, बच्चे स्कूल में क्लासरूम में ऐसा करता है, प्लेग्राउंड में करता है, घर में करता है या कहीं बर्थडे पार्टी में गया है, हर एक जगह उसका इस तरह का बिहेवियर है, तब हम बच्चे को कहते हैं कि बच्चा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो हम लोगों को बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए और घर के बारे में हम कैसे पता करें, तो उसके लिए पेरेंट्स का इंटरव्यू लेना पड़ेगा और उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी कि दूसरे सारे काम में कैसा करता है। ये भी है कि बच्चा केवल एकेडमिक एक्टिविटी में अटेंशन नहीं पे करता है, बाकी सारे दूसरे एक्टिविटी में करता है, देन अगेन हम बच्चे को अटेंशन डेफिसिट नहीं कहते हैं। देखते हैं कि दूसरे एक्टिविटी में भी अगर उसे अटेंशन का प्रॉब्लम होता है, कोई काम शुरू किया लेकिन उसको कभी फिनिश नहीं करता है, एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट करते जाता है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें पेरेंट्स का या उनके जो भी नज़दीकी लोग हैं उनका हम लोग इंटरव्यू लें। फिर कुछ स्केल्स हैं, टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग रेटिंग कर सकते हैं। जैसे एक टूल है जिसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर टेस्ट और इस टूल्स में डिफरेंट एरिया हैं जो टाइप्स को मैडम ने मेंशन किया था, वो सारे टाइप्स के अंदर बहुत सारे बिहेवियर हैं जिनको हम लोग 0, 1, 2 में रेटिंग करते हैं कि बच्चा वो बिहेवियर
कभी नहीं करता है, या बच्चा कभी कभी करता है तब हम 1 देते हैं, कभी नहीं करता है तो 0 देते हैं, और वो हमेशा वैसा बिहेवियर करता है तो हम लोग 2 मार्क्स देते हैं। और ऐसे करके उसको स्कोर करके उसका हम लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं कि बच्चे में वाकई अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है या नहीं है, वो सीवियर रेंज में है या बॉर्डर लाइन में है। ये सारी चीजें हम लोग पता This कर is लेते the हैं। way we diagnose the child Yeah, with ADHD. these are the tools which we use for diagnosing. As I also mentioned and he also mentioned कि शुरू में बच्चे को पहले हमें कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि इन टूल्स के ज़रिए हम जज करते हैं कि वो क्राइटेरिया हैं या नहीं है। जैसा कि इन्होंने कहा, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए है, इंटरव्यू के ज़रिए है, पेरेंट्स का परवेजिवनेस देखने के लिए हम सारी सिचुएशंस में देखेंगे, और क्रॉनिक देखने के लिए हम उसका हिस्ट्री देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखी थी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ अगर आप इसमें स्क्रीन में, हाँ स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो इसमें ये देखिए कि जो हमने पहले हिस्ट्री देखी थी, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सप्लोर वेदर द डिस्क्राइब्ड बिहेवियर्स आर परवेसिव। और जैसा कि इन्होंने विनय जी ने कहा कि आप स्कूल में भी देखिए, घर में भी देखिए, फाइंड आउट अबाउट स्कूल एंड होम, देन आस्क अबाउट एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एंड peer interactions. The behavior should be a problem in most settings. The third step is to clarify that these behaviors have a chronic history of being a problem. Start with the early years of life, then preschool, then elementary school, etc. So, through these tools and through this process, we know whether we can speculate. This is not for certain. इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ADHD है ये हम लोग सिर्फ ADHD जो है ये हम लोग सिर्फ इसमें For any further query, you can call us on 26511613, our toll-free number 1800112008. Yes, we are discussing about this ADHD. Please, ma'am. हाँ, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो ADHD है, it is a medical diagnosis. इसको स्क्रीन में देखिएगा. This is a caution to be noted. ADHD is considered to be a medical diagnosis. Only a physician can make the diagnosis. हम जो बात कर रहे हैं, हम आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं, डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं. तो जो एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, एज एन एजुकेटर, as a parent and as a colleague, as like community person, as a citizen, we can observe these signs जो कि मैंने कहा और विनय जी ने कहा, और ये साइंस ऑब्जर्व करके हम सिर्फ स्पेक्यूलेट कर सकते हैं कि शायद इस बच्चे में ADHD है. कंफर्म्ड डायग्नोसिस करने के लिए ये ज़रूरी है कि फिजिशियन का उसमें से हो, क्योंकि बेसिकली इट इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी विच वी कैन नॉट से. अगर बच्चा चंचल है, कुछ हाइपर एक्टिव है, तो हमें नहीं मालूम कि वो किस वजह से है. हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम हो, अब पता नहीं वो वजह क्या है. तो फॉर अ कंफर्म्ड डायग्नोसिस, हमने शुरू में बात करी थी कि डिफेक्टिव वायरिंग है कॉर्टेक्स में, तो वो जो डायग्नोसिस है वो एक फिजिशियन ही कर सकता है. सो वी कैन ऑलवेज से कि ये स्क्रीन करा है हमने या आइडेंटिफाई करा है. इसके लिए कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हम एक फिजिशियन के पास ही जाएंगे. अब जैसा कि विनय जी ने टूल्स में बात करी है कि इसमें और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सेकेंडरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम तो है वायरिंग डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से हमने देखा कि 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी. अब इन तीनों के साथ ये हमारी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं. जैसे कि अगर बच्चा बार बार ध्यान नहीं दे पा रहा है क्लास में और टीचर भी इरिटेट हो रही है, तो टीचर हर वक्त उसको डांट पड़ती रहेगी, जाहिर है. तो हर वक्त उसको नेगेटिव बातें सुनने को मिलेंगी. घर में भी हमने कहा कि हिस्टोरिकल, मतलब उसकी हिस्ट्री ही ऐसी है, बचपन से वो सुनता आ रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो नहीं कर रहा. हर सिचुएशन में सुन रहा है, बिकॉज इट्स परवेजिव. तो बच्चे की एक फ्रस्ट्रेशन होती है, फेलियर्स होते हैं, और
एक उसकी अपनी सेल्फ इमेज होती है, सेल्फ एस्टीम होती है, वो बहुत लो हो जाती है, सेल्फ इमेज उसकी बहुत पुअर बन जाती है, वो अपने आप को बहुत बुरा समझने लगता है, उसको लगता है नेगेटिव हर वक्त उसको नेगेटिव बातें सुनने को अपने बारे में मिलती हैं, तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगता। और हमारे में से किसी को भी अगर हर वक्त ही कोई शाबाशी देने वाला ना हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बच्चे को भी की सेल्फ इमेज बहुत पुअर हो जाती है और बच्चा हर वक्त बहुत एंशियस और सैड रहता है। तो ये देखिएगा स्क्रीन पे हम देखते हैं कि क्या क्या सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयर आर फ्रस्ट्रेशंस एंड फेलियर्स experienced in the school and in life. There is poor self-image and low self-esteem. The child is anxious or sad, and the child would act out their frustrations with inappropriate or aggressive behaviors, and the child struggles academically and has a behavioral problem. It is critical to decide if the emotional and behavioral problems are causing the academic difficulties or if these problems are a consequence of academic problems. जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था पहले कि बच्चे में फ्रस्ट्रेशन है, फेलियर है, सेल्फ इमेज है, एंग्जाइटी है, तो बच्चा जो रिएक्शन क्या होगा अगर हमको कोई चीज़ हम कुछ अचीव नहीं कर पाते, किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो क्या हमारा रिएक्शन होता है? हम या तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं या बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। कोई हमसे पूछता है कि नंबर कितने हैं तो हम या तो बताने की कोशिश करेंगे कि अवॉइड करेंगे, ना बताएं, और या फिर हम एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं कि तुम्हें क्या मतलब, हम जो मर्जी करें, और इस तरह से बच्चे बड़े एग्रेसिव, इनअप्रोप्रिएटली एग्रेसिव हो जाते हैं। और अगर बच्चा कोशिश तो पूरी करता है, द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग थ्रू आउट टू अचीव एकेडमिकली, पर उसके साथ साथ क्योंकि एकेडमिकली वो स्ट्रगल नहीं कर पा रहा तो बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होती है। अब हमें ये ध्यान देने की बात है कि वो जो प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से है या इमोशनल प्रॉब्लम जो है वो एकेडमिक प्रॉब्लम। अगर एकेडमिक प्रॉब्लम, उसमें ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइंड ऑफ थिंग और दोनों म्यूचुअल भी है? एक बार अगर एकेडमिक प्रॉब्लम होगी तो इमोशनल भी होगी, जब इमोशनल होगी तो एकेडमिक और ज़्यादा होगी। एक विशियस सर्कल बन जाता है कि बढ़ती जाती है वो, और बच्चा विड्रॉ भी कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, बच्चा एंग्जाइटी हो सकती है, और हाँ दे कैन बी लॉट्स ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। अब इसी तरह से ये देखिए कि आप स्क्रीन पर देखिएगा, इट इज़ क्रिटिकल टू डिटरमिन if the child has a primary emotional problem causing the academic difficulties, or if the child has unrecognized and unaddressed learning disabilities and or ADHD with resulting secondary emotional problems. इसमें the treatment approach for each is totally different. अगर academic problem है तो बच्चे की जो ट्रीटमेंट होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान, उसकी रेमेडियल टीचिंग ज़्यादा होगी। और अगर इमोशनल प्रॉब्लम है तो काउंसलिंग भी साथ में करनी पड़ेगी, और टीचर को भी थोड़ा सा एज अ काउंसलर एक्ट करना पड़ेगा, और उसकी जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा टीचर को भी। तो इसमें देखिए यहाँ पे व्हेन अ चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग एकेडमिकली एंड हैज़ अ बिहेवियरल प्रॉब्लम, अगर it is critical to decide if the emotional and the behavioral problems are causing the academic difficulties, or if these problems are a consequence of the academic problems and the resulting frustrations and failures. जैसा कि अभी हमने कहा था, तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसके सेकेंडरी प्रॉब्लम्स में इसके अलावा जो इमोशनल प्रॉब्लम्स के अलावा सोशल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसमें दिस इज़ अनदर रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें सोशल स्किल्स बच्चे की बहुत पुअर हो सकती हैं, जिसमें अगर पुअर होंगी तो क्या होगा, बच्चे की जो सोशल एबिलिटी है, सोशलाइजेशन है, वो बहुत पुअर होगा, बच्चों के दोस्त नहीं होंगे और उसको बड़ा नेग्लेक्टेड फील करेगा, उसको लगेगा मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई लाइक नहीं करता, और उसको भी लोग लाइक नहीं करते हैं, और वो भी फिर लोगों से नाराज़ सा रहता है। और वो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो कई बार सोशल क्यूज़ समझ नहीं पाता। बच्चे आपस में, या बच्चे ने स्माइल किया, उसको लगा कि मेरे ऊपर हंस रहा है। द चाइल्ड कभी द चाइल्ड में स्पीक टू लाउडली और गेट टू क्लोज टू अ पर्सन विच पीपल डोंट नॉर्मली लाइक, either if you get very close to a person when you're talking, you feel very uncomfortable. Has to be an appropriate distance which is to be maintained while holding a conversation. तो या फिर कभी कभी बगल में बैठे और बहुत चिल्ला के बोल दिया,
वो भी कभी इरिटेशन हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें बच्चे कहीं कहीं बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी भी रिफ्लेक्ट होती है कि परसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बच्चा विजुअल स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसकी जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। गेम्स में भी ये होता है। अब स्क्रीन पे देखिएगा, इसमें सोशल प्रॉब्लम्स हैं। Another related problem is difficulty with social skills resulting in poor social abilities. The child or adolescent does not read social cues. He speaks too loudly or gets too close. She does not realize that her behavior is annoying others. For some, these problems might reflect the LD problems resulting in poor skills. Others might have difficulties because they are in different classes from peers or they are being teased. अब ये अगर हम जज नहीं कर पाते कि बच्चा ये किस लिए कर रहा है, अगर बच्चा ये नहीं जज कर पाता कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है या लोग वैसे ही हंस रहे हैं, किसी और मजाक पे हंस रहे हैं, तो बच्चे का रिएक्शन बहुत डिफरेंट होगा। बच्चा बड़ा फ्रस्ट्रेट होगा, एग्रेसिव हो जाएगा, लोगों से चिढ़ के बोलेगा, बड़ी गंदी तरह बोलेगा। तो ये सब चीज़ें नोटिस करना ज़रूरी है। कुछ रिसर्चेस में ये देखने में आया है कि बच्चा विजुअल या ऑडिटरी सोशल क्यूज़ जो हैं, इंडिकेशंस हैं, वो बच्चा नहीं देख पाता क्योंकि उसको परसेप्चुअल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे बच्चे दूसरों की लुक्स को रीड नहीं कर पाते हैं, और या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं या बॉडीली पोस्चर क्या है, इंडिकेट करता है वेलकमिंग है बॉडी पोस्चर या नहीं है, फेशियल एक्सप्रेशंस वार्म है या नहीं है, टोन क्या है, आवाज़ की टोन क्या है। बच्चे उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो परसीव नहीं कर पाते हैं। सोशल स्किल जो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होती हैं सोशल स्किल्स की, वो सोशल स्किल ग्रुप्स हम एक्टिविटीज़ उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें पेरेंट्स को भी ज़रूरी है कि ये एक्टिविटीज़ सीखें, और स्पोर्ट्स में भी हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और उनकी मतलब हमेशा ये नहीं है कि हम उनकी वीकनेसेस को निकालने की कोशिश करें, और स्पोर्ट्स में भी सोशल स्किल ग्रुप्स हों जिसमें बच्चों को एनकरेजमेंट मिले और वो अच्छी तरह से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, ये जो सारे सोशल प्रॉब्लम है इसकी वजह से कुछ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स इन बच्चों में आ जाते हैं, इसको हम लोग, जैसे मैडम ने भी वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया, मैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म देना चाहूँगा यहाँ पर। जैसे मैडम ने बताया ये बच्चों दूसरे से रिटेलिएट करते हैं, दूसरों की बातें नहीं मानते हैं, इसको हम लोग अपोजिशनल बिहेवियर बोलते हैं, जो इन बच्चों में ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है। पेरेंट्स ने डांटा या टीचर्स ने डांटा या जो भी बात टीचर्स कह रहे हैं उसका वो उल्टा करने का कोशिश करेगा या कुछ तोड़-फोड़ करने का कोशिश करेगा। कुछ बच्चों में ये देखा गया है कि कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, ADHD के साथ कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। वैसे ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट इन बच्चों में ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन, ड्यू टू सोशल प्रॉब्लम ये चीज़ें देखी जाती है। जैसे वो झूठ बोलना, चोरी करना, कुछ जला देना, तोड़ देना, पर्दा काट देना, सोफ़ा फाड़ देना, ये सारी चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में वो कर देते हैं। कुछ बच्चों में देखा गया जिनको हम लोग बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, वो देखा गया है, जिसमें क्या होता है कभी कभी इनका मूड स्विंग होता है, कभी कभी ये बड़े एक्टिव हो जाते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, और उसी समय में एट द मोमेंट फिर वो गुस्सा हो जाते हैं या चुपचाप हो जाते हैं, विड्रॉन हो जाते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इस तरह के बिहेवियर देखे जाते हैं। कुछ बच्चों में ADHD बच्चों में देखा गया बेड वेटिंग का बिहेवियर भी होता है, जिसमें रात में बेड गीला कर देते हैं। तो इस तरह के भी बिहेवियर देखा गया, बट ये उनका कोई मतलब ऑर्गेनिक प्रॉब्लम ना हो करके ADHD के प्रॉब्लम के चलते उनका ये बेड वेटिंग वगैरह हो जाता है। और एक जो मैडम ने शुरू में ही बताया था, इन बच्चों में वो छटपटाते रहना, फिंगर वो करते रहना, इससे रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम उनमें हो जाता है जिनको टिक डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसमें फिर बच्चे क्या करते हैं ना, एक ही तरह का बिहेवियर बार बार करते रहते हैं। जैसे मान लो शर्ट को पकड़ के हिलाते रहना, या पेन को रोटेट करते रहना, फिंगर ट्विस्ट करते रहना, और कुछ भी काम कर रहे हैं और बीच में वो करना, ये बिहेवियर भी उनमें एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक, तो ये सारे कुछ एडिशनल चीज़ें थी जो मैंने उसमें डालने की कोशिश करी। So in a nutshell, we got to know that a positive behavior is needed for this kind of children to give it a positive thought, to make them better, to think better and to do better.
from all the angle of the society, maybe from parents, from other people of society, from the teachers, Yeah. from guides, from everybody. So here we'll take a short break, and after this we'll come for this detailed discussion. Thank you. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. The chief handicap of the blindness is not blindness, but the attitude of seeing people towards them. आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बधिरांधता यानी डेफ ब्लाइंडनेस क्या है। बधिरांधता एक स्थिति है जिसमें दृष्टिहीनता एवं सुनने की शक्ति में कमी आती है तथा जिससे विचारों के आदान प्रदान और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति में समस्या उत्पन्न होती है। बलराम एक 9 साल का बधिरांध बच्चा है। वो एक प्रीमैच्योर बच्चा है जिसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुरूप नहीं हुआ था। वो एक निम्न वर्गीय श्रेणी से संबंध रखता है तथा 5 साल से लगातार नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड दिल्ली के प्रशिक्षण कार्यक्रम से संलग्न है। इन 5 सालों के अंतर्गत उसे रोजमर्रा के कामों में, हलन चलन में, उसकी शैक्षणिक जरूरतों के अनुसार संप्रेषण द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है जिससे वो इन सब क्रियाओं में स्वावलंबी बन सके। बलराम बिना किसी सहायता के चाकू से फलों को काट सकता है। उनके छिलकों को कूड़ेदान में डाल सकता है। अपने बर्तनों को खुद साफ कर सकता है। उन्हें सही जगह पर रख सकता है। सही बर्तनों का चयन करके खुद खाना खाता है। एवं पानी की बोतल निकालकर पानी भी पीता है। इन सभी क्रियाओं में वो टेक्चुअल साइन लैंग्वेज से निर्देशों को ग्रहण करता है
और अपने भावों को व्यक्त करता है। टेलर फ्रेम और ब्रेलर द्वारा गणित, पठन लेखन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। सभी बच्चों की तरह उसका भी एक मनपसंद खेल है। उसे सेल फोन को अपने कानों पर लगाकर उसका कंपन महसूस करना अच्छा लगता है। कहा जाता है, वॉकिंग विद अ फ्रेंड इन डार्क इज बेटर देन वॉकिंग अलोन इन लाइट। कहने का तात्पर्य है कि वो लॉन्ग केन ट्रेवल, टैक्टाइल पाथ, ट्रेलिंग और लैंडमार्क्स द्वारा हलन चलन में भी सक्षम है और व्यायाम संबंधी क्रियाएं जैसे ट्रेडमिल, स्टैटिक साइकिल का स्वचालन भी कर सकता है। कहा गया है, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच्ड, दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट। स्टार्ट करते हैं। एक इनको पूछूंगी सर, मैडम को। हाँ, welcome back after the break. As you said, ma'am, children with ADHD have also seen with learning disability problem. So how these two are related? There are quite a number of problems along with the ADHD, or maybe ADHD. You know, it's a comorbid problem. We call it comorbidity when there are other problems which occur with ADHD. जैसा कि विनय जी बात कर रहे थे। हाँ, मैं आपको स्क्रीन पर देखिएगा, स्लाइड में दिखाना चाहूँगा। आप ये स्लाइड देखिए। सपोज हम लोग रिलेशनशिप देख रहे हैं ADHD में, लर्निंग डिसेबिलिटी में एंड हाइपर एक्टिविटी में। तो आप देखिए, हाइपर एक्टिविटी अगर हम एक ग्रुप के बच्चे को देखते हैं और दूसरे ग्रुप के बच्चे को, दूसरा ग्रुप का बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसके बीच में आप देखिए ADD और ADHD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर एंड अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, दैट ग्रुप इज ऑल्सो देयर। सो यहाँ पर इस स्लाइड से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं, एक जो ग्रुप है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों में, उसमें उसका एक हिस्सा ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चे या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं। और इसी स्लाइड को आप अगर ऐसे समझें कि अगर हाइपर एक्टिविटी बच्चों का ग्रुप है तो सारे हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, बट जिन बच्चों को हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ अटेंशन डेफिसिट का डिसऑर्डर है, ध्यान नहीं देते हैं, और प्लस हाइपर एक्टिविटी है, दोनों चीज़ें हैं, तो उनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो और उसमें फिर एकेडमिक प्रॉब्लम को देखा जाता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि वो ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसके चलते उनका जो पढ़ाई लिखाई का या मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इसके साथ साथ जो मैडम ने जैसे कि कोमॉर्बिड फीचर की बात कही थी, जो ADHD बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है, सो उसके बारे में मैडम आपको डिटेल में बताएंगे। हाँ, इसमें आप स्क्रीन पर देखिएगा। आपने पहले बात करी थी 30, मैंने ये भी बात करी थी कि 3 से 5% तक बच्चे ADHD हो सकते हैं। तो अब ये देखिए, जो जितने लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे मान लीजिए क्लास में 10 या 100 में 10 या 12 हैं, या 40 की क्लास में 4 या 5 हैं, उनमें से 2 के आसपास, 2-3 को साथ में ADHD हो सकता है।
So there are comorbid neurologically based disorders. 30 to 50% of students with learning disabilities have this ADHD. These clinical problems relate to brain's ability to regulate or modulate emotions and behaviors. These are regulatory problems. They might have difficulty modulating anxiety, resulting in an anxiety disorder. Some might have a panic disorder. They have difficulty in modulating mood and have a depressive disorder. They have difficulty in modulating anger and show explosive and angry outbursts or intermittent explosive disorder. They have difficulty in modulating thoughts and behaviors and have obsessive compulsive disorder. And they have difficulty modulating motor behaviors and develop tic disorders, जैसा कि विनय जी ने कहा था. The seen more as a mood disorder rather than a regulatory disorder. Some might have bipolar disorder. मतलब मूड है वो एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग कर जाता है एकदम. तो बहुत सारे जो कोमॉर्बिडिटी हम कहते हैं कि एक ADHD के साथ और कौन कौन सी समस्याएं और साथ में होती हैं, कौन से डिसऑर्डर्स और साथ में होते हैं. तो जो कोमॉर्बिडिटी स्टडीज़ हैं ये शो करती हैं कि देयर इज़ अ कंटिन्यूम ऑफ न्यूरोलॉजिकली बेस्ड डिसऑर्डर्स दैट आर ऑफन फाउंड टुगेदर. हमने इसका पहले जिक्र किया था कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, मूड डिसऑर्डर है. तो ईच ऑफ देम हैज़ अ क्रॉनिक एंड अ परवेजिव पैटर्न. इनका हर एक का एक क्रॉनिक पैटर्न होता है, एक परवेजिव पैटर्न होता है, जैसा कि ADHD में है. क्रॉनिक भी है, परवेजिव भी है. उनके साथ भी यही होता है. Unlike those problems resulting from specific life situations that occur at a certain time, किसी भी लाइफ में किसी भी समय वो किसी भी सिचुएशन में अकर कर सकते हैं. तो हर एक इन सब डिसऑर्डर्स में एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है फॉर ईच डिसऑर्डर एंड दिस कंटिन्यूम इंक्लूड्स, आप स्क्रीन पर देखिएगा, जैसा कि स्टडीज में इंडिकेटेड है, देयर इज अ कंटिन्यूम ऑफ न्यूरोलॉजिकली बेस्ड डिसऑर्डर्स दैट आर ऑफन फाउंड टुगेदर. ईच हैज अ क्रॉनिक एंड अ परवेसिव पैटर्न, unlike those problems resulting from specific life situations that occur at a certain time in life or in certain situations. Often there is a strong family history for each disorder. This continuum includes learning disabilities, language disabilities, motor disabilities, ADHD, anxiety disorders, depression, anger control problems, explosive disorder, obsessive compulsive disorder, and a related disorder, bipolar disorder. If any one of these disorders is diagnosed, it is important to explore the possible presence of others. मतलब एक अगर एक समस्या है तो ये हमें दूसरी समस्याओं को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोमॉर्बिडिटी होती है. मतलब एक के साथ दूसरी अक्सर पाई जा सकती है. तो इसलिए एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि अगर LD है तो क्या ADHD भी है, या ADHD है तो क्या डिप्रेशन भी है, या एंग्जाइटी भी है, या मूड डिसऑर्डर भी है. बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर मतलब मूड स्विंग्स हैं कि कुछ एक तरफ से दूसरी तरफ एकदम, जैसा कि विनय जी ने कहा था कि एकदम एक्टिव से हो करके वो विड्रॉन हो जाता है, इस तरह से. तो देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ रिव्यू ऑफ इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. और हम ये देखें कि असेसमेंट का, जैसा कि विनय जी ने बताया था, कि सारे टूल्स को हम इस्तेमाल करके सारी सिचुएशंस में असेस करें कि किस तरह की प्रॉब्लम है, एक्सप्लोर करें. स्क्रीन पर देखिएगा इसमें. तो इसका मतलब मैडम ऐसा हो जाता है कि ADHD को जब हम असेसमेंट करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखें कि सारे उनके जो दूसरे जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको भी हम लोग असेस करें, देखें. और इसका मतलब ये होता है कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की ज़रूरत है. इसमें हम ये देखें कि जो देयर इज़ अ क्विक, मैं स्क्रीन पे से बता रही हूँ आपको, a quick systems review of the emotional and behavioral problems will flag whether further assessment is needed by a mental health professional. The treatment for the cortical problems, that is learning, language and motor, is habilitation. The treatment of ADHD is the use of medications.
that correct the deficiency of norepinephrine in specific circuits in the brain. The treatment of the regulatory disorder is often the use of medications that correct the deficiency of serotonin in other specific circuits of the brain. With each individual and the family, education and appropriate clinical interventions are necessary. A quick systems review of emotional and behavioral problems will flag, once again I repeat it, will flag whether further assessment is needed by a mental health professional. मतलब हमने शुरू में जब विनय जी ने आइडेंटिफिकेशन और स्क्रीनिंग की बात करी थी, तो ये था कि हम उसके साथ ये देखें कि उसमें ये इंडिकेशन हो जाता है कि जल्दी से हम इमोशनल प्रॉब्लम्स देख लें, सोशल प्रॉब्लम्स देख लें और स्क्रीन कर लें उसको अच्छे से. उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है बुलाने की या नहीं. तो उसमें जैसा कि हमने इसमें अभी देखा था, जो ट्रीटमेंट है एलडी वगैरह में तो ये है कि एजुकेशन और हैबिलिटेशन है, और ADHD में मेडिकेशन है. इसीलिए जब हमने डायग्नोसिस की बात की थी तो ये कहा था कि जो डायग्नोसिस है इसका वो फिजिशियन ही करता है. फाइनल जो डायग्नोसिस है, जो फाइनल से है डायग्नोसिस पे, वो फिजिशियन ही कर सकता है. But these are all interrelated, I mean. हाँ, interlinked kind of. हाँ, इसमें जैसे ADD की बात अभी आपने करी थी, उसमें ADD जो है वो ADHD से इस तरह से डिफरेंट है कि ये इट इज़ कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय इनअटेंशन, easy distractibility and disorganization. इधर आप स्क्रीन पर देखें, जो ADD is different from ADHD in that it is characterized primarily by inattention, easy distractibility, disorganization, procrastination, forgetfulness or lethargy, fatigue, but with less or none of the symptoms of hyperactivity or impulsiveness typical of ADHD. Children with ADD are usually not diagnosed nearly as early as children with other ADD subtypes, possibly because their lack of hyperactivity symptoms may make their condition less obvious to the observers. Those children are at greater risk of academic failures and early withdrawal from school. Teachers and parents may make incorrect assumptions about the behaviors and attitudes of a child with undiagnosed ADD and may provide them with frequent and erroneous negative feedback. For example, you are irresponsible, you are lazy, you don't care, show any effort, you just aren't trying, etc. अब जैसा कि अभी हमने देखा, इसमें ADHD और ADD में ये है डिफरेंस कि उसमें मेनली अटेंशन की प्रॉब्लम है और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी और डिसऑर्गेनाइजेशन है. टालने की कोशिश करते हैं, आज नहीं कल नहीं, क्योंकि ध्यान नहीं है किसी चीज़ में. तो वो जब ध्यान नहीं है तो मन नहीं करता काम करने का, वो टालने की कोशिश करते हैं, भूल जाते हैं. लेथार्जी है, एस्केपिंग की टेंडेंसी है, लेथार्जी है, थकान है, और इसमें इम्पल्सिवनेस और हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है. उसमें क्या होता है कि जब बच्चे को हम ADD डायग्नोज करते हैं, नॉर्मली जो ध्यान वाली बात है वो हम छोटे बचपन में पेरेंट्स इतना नोटिस नहीं कर पाते. जब बिहेवियर डिस्ट्रप्टिव होता है, डिस्ट्रैक्टेबल होता है, इम्पल्सिव होता है, तो पेरेंट्स को परेशानी होती है और वो कहते हैं कि बच्चे को कि शैतानी मत करो. पर अगर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा, चुपचाप बैठा है, तो पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत परेशान कर रहा है बच्चा, तो चलो ठीक है, आराम से बैठा है, उनको भी अच्छा लगता है. टीचर्स भी बॉदर नहीं करते हैं कि बच्चे ने अटेंशन अगर उसकी नहीं है उसके पास, तो टीचर्स भी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, अटेंशन मतलब टीचर को समझ नहीं आता कि बच्चा अटेंड भी कर रहा है या नहीं कर रहा. तो ये जो ADD है ये नॉर्मली बहुत बचपन में नोटिस में नहीं आता. हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी तो आ जाती है, पर जो अटेंशन डेफिसिट है वो नहीं आ पाता, क्योंकि बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, वो सोचते हैं ध्यान से सुन रहा है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता. इसका मतलब ये हुआ मैडम कि जब वो ग्रेड ऊपर के ग्रेड में जाते हैं, लाइक ग्रेड 4 में, ग्रेड 5 में, जहाँ हमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत होती है, वहाँ हम बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ADD को. तो ज़्यादा उसमें नज़र में आता है और पता लगता है. पर इधर अगर आप स्क्रीन पे देखें, द मोर इंटेलिजेंट इनअटेंटिव चिल्ड्रन
may realize on some level that they are somehow different internally from their peers. However, they are unfortunately also likely to accept and internalize the continuous negative feedback, creating a negative self-image that becomes self-reinforcing. If these children progress into adulthood undiagnosed and untreated, their inattentiveness, ongoing frustrations, and poor self-image frequently create numerous and severe problems maintaining healthy relationships, succeeding in post-secondary schooling, or succeeding in the workplace. These problems can compound frustrations and low self-esteem and will often lead to the development of secondary pathologies including anxiety disorders, mood disorders and substance abuse. जैसा कि आपने अभी देखा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको ये महसूस हो जाता है कि मैं औरों से डिफरेंट हूँ, उसको एक कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है कि मैं इंटरनली औरों से अलग हूँ, तो उसको ये लगने लगता है कि शायद वो बच्चा ज़्यादा अच्छे से जवाब दे देता है, मैं नहीं दे पाता हूँ, शायद कुछ फ़र्क है। और अगर हम धीरे धीरे जब और लोग जब बार बार कहते हैं तो वो बच्चा इंटरनलाइज कर लेता है कि, और उसकी सेल्फ एस्टीम पे असर पड़ता है, सेल्फ इमेज पे असर पड़ता है, और वो ये सोचने लगता है कि मैं औरों से कम हूँ, और हर वक्त नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, कंटिन्यूसली एक सेल्फ इमेज नेगेटिव बनती जाती है। और जो इसके अगर इस समय डिटेक्ट ना हो और उसमें हम इंटरवेंशन ना दें, उस पर अगर ध्यान ना दें, तो बच्चा जो है बड़ा होके एक अनडायग्नोस्ड और अनट्रीटेड चला जाएगा, और उसमें बच्चे में ये आदत हमेशा बनी रहेगी और फ्रस्ट्रेशन होगा, और बच्चे के अंदर हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड भी। ग्रुप जनरली वी कैन डिटेक्ट इट? Sorry? This whatever you just told, in which age group we generally detect this kind of? It has to occur, I mean it has to initiate at the age, before the age of 6. So अगर बच्चा जैसे जैसे पढ़ाई में ध्यान है, अगर टीचर के ऊपर ध्यान, अगर टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, अगर टीचर अगर कीन ऑब्जर्वर है तो टीचर बहुत छोटी एज में भी 3, 4, 5 साल में भी ऑब्जर्व कर सकती है। I mean only the teacher can observe. I mean पेरेंट्स को भी अगर अवेयरनेस है तो वो ये देखेंगे, मतलब उनको ये थोड़ा सा अंदर से ये हो जाता है कि और बच्चों से कंपैरिजन हो जाता है, या और आसपास के बच्चों से भी कभी कंपैरिजन हो जाता है कि बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सारे बिहेवियर हैं ये बच्चे में पिछले 6 महीने से तक कम से कम परसिस्ट होनी चाहिए। बहुत अच्छा। अगर 1-2 महीने मान लो घर में मदर फादर का डाइवोर्स हुआ है, या घर में कोई ऐसा हैपनिंग हो गया है, अच्छा। या बच्चे को कान में कुछ प्रॉब्लम है या आईज में प्रॉब्लम, उसके चलते बच्चा इरिटेट हो रहा है और इस तरह के बिहेवियर शो कर रहा है, तब हम लोग ADHD नहीं कहते हैं। जब वो मतलब कम से कम it should be continued at least 6 over a long period of time। ये नहीं है कि एक बच्चे, जैसा कि अभी आपने कहा कि घर में कोई इमोशनल क्राइसिस है जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम है, तो बच्चे में नेचुरली अटेंशन, उसका ध्यान किसी भी नॉर्मल आदमी का भी जाएगा। तो अगर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर वो प्रॉब्लम भी हट जाती है, कॉज भी हट जाता है, उसके बाद भी अगर ये प्रॉब्लम है तो ही हम सस्पेक्ट करेंगे कि बच्चे को शायद ADHD हो सकता है। और एक इंटेलिजेंस की बात भी आपने कही थी कि लाइक जो इनअटेंटिव बच्चे हैं और इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है, तो उसमें थोड़ा ऐड करना ये चाहूँगा कि जब हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं और इन बच्चों के इंटेलिजेंस का असेसमेंट करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि जब हम 2 चीज़ें होती है, वर्बल IQ एंड परफॉर्मेंस IQ की बात, तो हम लोग ये देखते हैं कि इन बच्चों में वर्बल IQ एंड परफॉर्मेंस IQ में बड़ा डिफरेंस दिखाई पड़ता है, स्कैटर्ड परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जैसे मान लो 90 to 110 को हम लोग नॉर्मल IQ रेंज लेते हैं, इंटेलिजेंस कोसेंट का रेंज लेते हैं, तो इन बच्चों में कभी कभी क्या होता है, वर्बल IQ कम है और परफॉर्मेंस IQ ज़्यादा है। जैसे मान लो वर्बल IQ 85 है, परफॉर्मेंस IQ 105 है, या कभी कभी वर्बल IQ ज़्यादा हो गया, 102 हो गया, परफॉर्मेंस IQ 90 हो गया। तो इस तरह के स्कैटर्ड परफॉर्मेंस भी दिखाई पड़ते हैं, और ये चीज़ें कभी कभी हम लोगों को सिग्निफाई करता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम ये देखें कि ये बच्चा बड़ा होके भी मतलब किस तरह से होगा, तो हम यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर, ये सजेस्ट किया गया है that some of the symptoms of ADHD present in childhood appear to be less overt in adulthood. This is likely due to an adult's ability to make cognitive adjustments and develop coping skills
minimizing the frequency of inattentive or hyperactive behaviors. However, the core problems of ADHD do not disappear with age. Some researchers have suggested that individuals with reduced or less overt hyperactivity symptoms should receive the ADHD combined diagnosis. तो आप ये देखिए कि अगर बच्चा बचपन में अगर ये ADHD है तो बड़े होके उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं, पर बच्चा एक एडजस्ट करने की एक तरीका निकाल लेता है ताकि बड़ा होके वो किसी तरह से एडजस्ट। विनय जी, आप बताना चाहेंगे कि क्लासरूम में टीचर क्या क्या कर सकती है कि असेस भी कैसे करेंगे कैसे और मैनेज और कैसे करें? आगे मैनेज कैसे करना है, किस तरह के इंटरवेंशंस दे सकती हैं टीचर? जैसा कि अभी हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करना शुरू कर रहे हैं कि इन बच्चों को कैसे हम लोग क्लास में मैनेज करें, कैसे इन बच्चों को संभालें, इंस्ट्रक्शन कैसे दें। तो इसमें कुछ बातें हैं, मैं स्लाइड पर दिखाना चाहूँगा। हम लोग जो क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करते हैं, थोड़ा और आगे एकदम इसके ऊपर, इसके क्या F5 कर दीजिए, F5 कीजिए। हाँ, इसमें हम लोग करना सबसे पहले हमें फिजिकल अरेंजमेंट क्लास का करना चाहिए। जस्ट बिफोर इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, क्या करते हैं कि बच्चे को, ज़्यादातर इन बच्चों को टीचर के सामने बैठाते हैं और बच्चे को ऐसे जगह बैठाते हैं कि एक दूसरा बच्चा उसके लिए पॉजिटिव रोल मॉडल हो। कभी कभी क्या होता है क्लास में कि अभी हम लोग स्लाइड पर देख लेते हैं, सिटिंग स्टूडेंट नियर द F5, सिटिंग स्टूडेंट नियर द टीचर, देन था सिटिंग स्टूडेंट नियर अ पॉजिटिव रोल मॉडल, F5 कीजिए। Yeah. Here we'll take a short break, and after the break we'll get some more information about it. The state of knowledge exists. The will, the capacity, and method are usually the problem. मानसिक मंदता एक ऐसी विकलांगता है जो 18 वर्ष की आयु से पूर्व कभी भी हो सकती है, जिसमें व्यवहार अनुकूलता में कमी एवं बुद्धि क्षमता 70% से कम होती है। Alone we can do so little. Together we can do so much. भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा देश भर में पंजीकृत केंद्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। NIMH प्रादेशिक केंद्र नई दिल्ली एक ऐसा ही केंद्र है जहां छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसके उपरांत वे मंद बुद्धि बच्चों की सेवा में नियुक्त होते हैं। क्लासरूम टीचिंग, ग्रुप टीचिंग एवं भारतीय पुनर्वास परिषद के नव शिखर चैनल पर प्रसारित टेलीकॉन्फ्रेंसेस द्वारा संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया जाता है। मेडिकल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रयोगात्मक अनुभव
एवं अभ्यास के लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के उपरांत छात्रों को मंद बुद्धि बच्चों के साथ कक्षाओं में नियुक्त किया जाता है और इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान का भी आधार बनाया जाता है, जिससे वे संपूर्ण शिक्षा एवं चिकित्सा शैली को समझ सकें। इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी जर्नल्स, न्यूज़लेटर्स, पेरियोडिकल्स, चार्ट्स, मॉडल्स, कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं टेक्स्ट बुक्स का उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं, कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू कैन नॉट सी द शैडो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त किया जाता है, जहां वे मंद बुद्धि बच्चों के लिए निरीक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान का दायित्व संभालते हैं और इसके पश्चात ये विद्यार्थी इस प्रशिक्षण का उपयोग मंद बुद्धि बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान एवं विकास में करते हैं और एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और फिर लक्ष्य कितना ही दूर हो, फासला नजरों का धोखा भी तो हो सकता है। वो मिले या ना मिले, हाथ बढ़ाकर देखो। Yeah, welcome back after the break. So madam was saying about this ADHD. हाँ, हम लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि टीचर इस क्लास में अपने क्या कर सकता है। जैसा कि विनय जी ने कहा कि सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से हो कि जो टीचर है वो स्टूडेंट के पास हो। कई बार बच्चे का ध्यान नहीं जाता तो कंधे पे हाथ रख लिया, छोटा सा पैट कर दिया, हल्का सा पीठ पे जरा सा छू दिया, तो बच्चे का ध्यान चला जाता है उस तरह से। तो ये और भी आप बताइए विनय जी आगे। मैं ये स्लाइड के दिखाने से पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि जब हम ADHD बच्चों का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट, एजुकेशनल ट्रीटमेंट, बिहेवियरल ट्रीटमेंट एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सारे जो ट्रीटमेंट के अप्रोच हैं, ये सारे ट्रीटमेंट के अप्रोच को कंबाइन वे में हम बच्चे पर यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे को एज अ होल बच्चा देखते हैं और उसे ओवरऑल उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसमें कुछ मेडिसिन्स हैं जो स्टिमुलेंट मेडिसिन्स हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं। मैं नॉट बीइंग मतलब मेडिकल पर्सन मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। बट इसमें ऐसा होता है कि एक तरफ हम लोग जब मेडिसिन चलाते हैं और दूसरी तरफ एजुकेशनल या बिहेवियरल मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं तो इट वर्क्स बेटर, बहुत अच्छे से ये काम करता है। वैसे भी जैसा कि मेडिसिन की जो बात है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं और हर इंडिविजुअल को देख के बताएंगे, डोज कितनी है, कितनी, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल इंडिविजुअल होंगी। पर हाँ, एजुकेशन की बात हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि चर्चा मतलब इस बारे में हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप हर बच्चे के संग फॉलो कर सकते हैं। पर मेडिकेशन मतलब अगर आपको रेफ़र करना है किसी बच्चे को अपनी क्लास में तो उनको बता सकते हैं, पेरेंट्स को बता सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू वर्क एज अ इन कोलैबोरेशन विद द पेरेंट। तो आप पेरेंट को बता सकते हैं ये लोग कि आप बच्चे को डॉक्टर को दिखाइएगा और ये बताइएगा कि ये शायद हमें अंदेशा है कि ये समस्या है, ताकि डॉक्टर उसका डायग्नोसिस करे और उसके साथ साथ हम मिल के एज ए टीम काम करें और डॉक्टर अपना रोल करेगा कि दवाई देगा, साथ में हम लोग एजुकेशन और हैबिलिटेशन की बात करेंगे। सो अभी हम लोग स्लाइड में देखते हैं, दिस इज़ फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ रूम। सो इसमें हम लोग कैसे बच्चे को क्लास में बैठाएं। सिटिंग स्टूडेंट नियर द टीचर, स्लाइड्स हम लोग देखते हैं। सिटिंग स्टूडेंट नियर अ पॉजिटिव रोल मॉडल, स्टैंडिंग नियर द स्टूडेंट व्हेन गिविंग डायरेक्शंस और प्रेजेंटिंग लेसन्स, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्टिंग स्टिमुलाई, इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द डेस्क। सो ये हमने स्लाइड्स में देखा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जब टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसे पास में बैठा है, आगे वाली सीट पर बैठा है, तो बच्चे पर वो ध्यान रख सकेगा और बच्चा भी जो भी ब्लैक बोर्ड में या जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दिया जा रहा है उसको वो ध्यान देने की कोशिश करेगा।
उसको हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार पॉजिटिव रोल मॉडल, जैसे क्लास में कोई अच्छा बच्चा है, या ऐसा भी कभी कभी होता है जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो बदमाशी ज़्यादा करते हैं, परेशान ज़्यादा करते हैं, तो हम ऐसे बच्चे के पास रखें जो इसके लिए बच्चे को देख करके ये सीख पाए कि हम वो बच्चा ध्यान से काम कर रहा है, मैं भी ध्यान दे करके काम करूं, परेशान ना करूं। स्टैंडिंग नियर द स्टूडेंट व्हेन गिविंग डायरेक्शन और प्रेजेंटिंग लेसन्स। सो जब हम पढ़ा रहे हैं तो देखिए बच्चा मेरी बातों को ध्यान दे रहा है कि नहीं, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, वो कुछ और काम तो नहीं कर रहा है जब टीचर पढ़ा रहा है। और क्लासरूम में जैसे अगर कोई स्टिमुलाई है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ट्यूबलाइट है जो ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, तो बच्चा उससे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, या कोई साउंड आ रहा है तो उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो हम लोग बेटर उसमें ट्यूबलाइट को ऑफ ही कर दें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। विनय जी, ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि घर में भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि आपने बताया कि टीचर बच्चे के पास खड़ा हो, तो जब पेरेंट्स भी घर में होमवर्क कराते हैं बच्चे को, या घर में बहन भाई हैं वो कभी कराते हैं, तो उनके लिए भी आप इंस्ट्रक्शंस इस तरह की दे सकते हैं। अगर पेरेंट बच्चे को पढ़ा रहा है तो बच्चे के पास बैठ के पढ़ाए। और कई बार पेरेंट्स मदर ऐसे हैं कि घर में किचन में काम कर रही हैं, वहाँ खड़े खड़े इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि ये लिखो, मैं आ रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो अगर बच्चे के पास बैठ के पढ़ाएं, थोड़ा बहुत उसके ऊपर हाथ रखें, पैट करें, शोल्डर पे हाथ रखें, कि देखो यहाँ ये लिखा है, तो बच्चा बिल्कुल ज़्यादा ध्यान से देखेगा। और घर में भी जैसे बाकी रोल मॉडल्स, सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उनका रोल मॉडल उसको उनके साथ पढ़ने के लिए बिठा सकते हैं, और ख़ुद भी साथ में बैठ सकते हैं जहाँ तक हो सके। तो इस तरह की चीज़ें घर में भी कर सकते हैं। और उसमें हमने लास्ट टाइम कहा था इंक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द डेस्क। सो ये बात ये इसलिए होती है कि बच्चा अगर कोई अपना काम करता है और तुरंत वो टीचर को दिखाना चाहता है, तो अगर वो डेस्क के बीच में जगह नहीं होता, वो बम्प आउट कर जाता है, गिर जाता है, चोट वगैरह लग जाता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो डेस्क के बीच में, 2 डेस्क के बीच में डिस्टेंस है, वो हम लोग अप्रोप्रिएट रखें, जिससे बच्चे का ईजी मूवमेंट हो सके। आप फिर से स्लाइड में देखेंगे, ये लेसन प्रेजेंटेशन की बात हमने करी है। इसमें है पेयरिंग स्टूडेंट टू चेक वर्क, writing key point on the board, providing peer tutoring, providing visual aids, providing peer note taker, making sure directions are understood or not, including a variety of activities during each session, breaking longer presentation into shorter segments. So इसमें क्या है कि हम लोग 2 बच्चों को, या जो बच्चा इस बच्चे के साथ कंफर्टेबल फील करता है, दोनों को क्लास में पेयर बना देते हैं। सो क्लास में अगर कोई किसी चीज़ों को क्लास में ब्लैक बोर्ड से उसे लिखनी होती है, तो उसको वो क्या करता है, कॉपी, दूसरा बच्चा कॉपी करता जाता है, उसको मदद करता है। कभी कभी उसे कोई चीज़ अगर टीचर की समझ में नहीं आ रही है तो वो मदद करता जाता है, तो बच्चे का अटेंशन बना रहता है क्लास में। और टीचर को चाहिए क्या कि क्लास में जो भी चीज़ें वो पढ़ा रहा है उसके कम से कम जो मेन पॉइंट्स हैं उसको ब्लैक बोर्ड में लिख दे, जिससे बच्चे को ये समझ में आएगा कि हम किस बात को सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बहुत बार क्या होता है कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और टीचर सारे बच्चों को एक साथ ध्यान नहीं रख पाता है, तो टीचर क्या करता है, पीयर ट्यूटरिंग या पीयर नोट टेकर करके बना देते हैं। और इसमें एक दूसरा बच्चा अगर किसी चीज़ों में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये ADHD वाले बच्चे को वो सिखाता है। जैसे मैथ्स के कोई सम्स उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक बच्चा दूसरे बच्चे को सिखा देता है। तो इस तरह से हम लोग क्लास में जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हैं। और जो एक पूरा लंबा लेसन होता है, उस पूरे लंबे लेसन्स को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में अगर करके सिखाते हैं, तो बच्चे में हम लोग इजिली बता सकते हैं। यही चीज़ अगर हम घर पर भी करना चाहें तो पेरेंट्स को आप लोग बता सकते हैं कि कोई बड़ा अगर लंबा लेसन है तो उसको वो छोटी यूनिट्स में बना लें। कई बार क्लास इतनी बड़ी होती है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देना मुश्किल होता है, तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें आप पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि बड़े लेसन को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करके वो कर सकते हैं। उसके उनके बहन भाई, जैसा कि इन्होंने कहा, पीयर्स के संग पेयरिंग कर सकते हैं। इसी तरह से सिबलिंग्स के संग, या नज़दीक में कोई दोस्त है उसके संग बच्चा 1 घंटा 2 घंटा बैठ के पढ़ता है, तो इकट्ठे बैठ के पढ़ सकते हैं। आपस में चेक करें काम को, नोट्स देखें, एक दूसरे को
कि उसके ड्राइंग्स बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं बच्चे। इस तरह से बच्चे का जो अगर मॉडल बनाएगा या कुछ ड्राइंग करेगा, कलेक्शन करेगा मटेरियल की, तो उससे बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे से, उसका एक कॉन्सेप्ट बहुत रीइंफोर्स हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को भी हम गाइडलाइंस दे सकते हैं। और इसके अलावा जैसे रिटन आउटलाइन है वो दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। हम क्लास में अगर कुछ हमें रीइंफोर्स करना है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा समझ आए, तो कई बार हम टेप रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो घर में ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटर वगैरह यूज हो रहा है, हर एक स्कूल में, इवन घर में हो रहा है, तो कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें थी हम लोग। So the success rate is kind of remarkable after using this kind of interventions like educational, medical, and behavioral intervention. These are all, I mean, quite effective for this. अब अगर तीनों को कंबाइन करके कहा, जैसा कि विनय जी ने कहा था कि तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, मेडिकल थेरेपी है, दवाई है, साथ में एजुकेशन है, साथ में बिहेवियरल प्रॉब्लम है, मतलब काउंसलिंग है, या कोई भी साइकोलॉजिस्ट है, या टीचर या पेरेंट खुद ही इस तरह से लुक आफ्टर करें बच्चे को कि द child's emotions are looked after, then this is bound to affect very positively and it is bound to lead to success of the child. एंड इवन अभी सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो रिसोर्स रूम की बात कही जाती है, उस रिसोर्स रूम में भी इन बच्चों के लिए जब हम लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं, तो उसमें भी ऐसे बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है या लर्निंग डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उन लोगों को ये मदद मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि असाइनमेंट कोई खास तरह से देनी चाहिए जिसमें हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी असाइनमेंट है उसके लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम इन बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जो इनके बहुत सारे अगर काम देना है उसके जगह कुछ काम देते हैं, वर्कशीट बना करके देते हैं, जो ट्रेडिशनल कॉपी और पेपर में नहीं दे करके बच्चे के लिए वर्कशीट बना लिया, और ये दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। वर्कशीट को बना करके और सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और उसमें एक कंपटीशन कर देते हैं, कौन कितना वर्कशीट फिनिश आउट करता है, कितना जल्दी कर पाता है, ये सारी चीज़ें करते हैं। और इनके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं या जो हमने काम दिया है वो कम काम इनको देते हैं। इस तरह से करके हम लोग जो असाइनमेंट या वर्कशीट है उसको हम लोग इन बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो और बाकी की बात पहले जैसी ही है, जैसे असाइनमेंट देते समय हम लोग उसको टेप रिकॉर्डर में बच्चे का रिस्पांस ले सकते हैं। कंप्यूटर में अगर वो सीधा वो पेपर पेंसिल से काम करना नहीं चाहता है तो उसको कंप्यूटर के ऊपर असाइनमेंट बनाने के लिए दे सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम लोग असाइनमेंट के समय में कर सकते हैं। So we just want to wind up the session with a positive note, that a positive attitude with this kind of medical, behavioral and psychological intervention, medical and behavioral intervention is needed to control this kind of children. Right, sir? Thank you. Okay, thank you. क्या हुआ?